नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव। आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल रिपोर्टर। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण फैसले के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो आपसे जुड़ा है, आम आदमी से जुड़ा है। पुलिस आती है, गिरफ्तार करती है, बिना कारण बताए, बिना पिता को बताए, बिना पत्नी को बताए आके उठा ले जाती है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि अगर गिरफ्तारी का आपने आधार नहीं बताया तो ये गिरफ्तारी गैर कानूनी होगी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच, यानी कि जिसमें भारत की सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश स्वयं शामिल थे, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर अरेस्ट करते समय आपने लिखित ग्राउंड नहीं दिया, मतलब रिटर्न में नहीं दिया, तो वो गिरफ्तारी गैर कानूनी असंवैधानिक मानी जाएगी। इस पूरे फैसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए श्याम सुमन सिंह जुड़ गए हैं। एडवोकेट श्याम सुमन सिंह साहब सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। इससे पहले वो लंबे समय तक लीगल जर्नलिज्म करते रहे, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले बड़े अखबारों में लिखते थे, उन पर विवेचना लिखते थे। तो आज हमारे साथ श्याम सुमन सिंह साहब जुड़ गए हैं, जो इस समय वकालत के साथ ही एक बेहतर रिट पिटीशन और तमाम पीआईएल्स का काम कर रहे हैं। श्याम सर, इस फैसले को आप किस नजर से देखते हैं? नंबर वन, और नंबर दो चीज हल्का मैं चाहूंगा कि पहले हल्का ब्रीफ बता दें कि आखिर ये मसला क्या था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का फैसला दिया। आपने जो ये कहा है कि ये फैसला एक अहम है, तो बिल्कुल इसमें शक नहीं है कि ये फैसला बहुत ही अहम है। और फैसला अहम इस दृष्टि से है कि ये एक आम व्यक्तियों से जुड़ा हुआ फैसला है। हम्म। और आम व्यक्ति वो जो दिन रात हम जो पुलिस महकमे के साथ हमारा जो इंटरेक्शन रहता है, एक आम जनता का, चाहे वो दुकानदार है, चाहे वो नौकरी पेशा वाला आदमी है, या वो कॉमन मैन है, या कोई भी व्यक्ति है, पुलिस से कहीं ना कहीं उनका साहब का पड़ता है। जी। अब जनरली होता क्या है कि अभी तक ये सिस्टम था कि पुलिस मान लीजिए कोई किसी में चीज में आपको पुलिस ने अरेस्ट किया, तो जनरली एक वो आपके परिवार वालों को या किसी को एक इन्फॉर्म कर देते थे, वो भी नहीं करते थे। तो हम्म। वो नहीं करके उसके बाद आप उनको उन्होंने अरेस्ट किया, 24 घंटे के अंदर, जैसे कि एक मैंडेटरी है कि आपको 24 घंटे के अंदर उनको पुलिस में मजिस्ट्रेट या पेश करना है, अगर उन्होंने आपको फॉर्मली अरेस्ट कर लिया है। ठीक है। ऐसे तो वो कस्टडी में ले आते हैं कई दफा, लेकिन वो फॉर्मली अरेस्ट करने के बाद, एफआईआर के बाद फॉर्मली अरेस्ट करा, तो आपको वो पुलिस 24 घंटे के भीतर उन्हें मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अभी तक जनरली यही प्रैक्टिस थी, लेकिन जनरली हो क्या रहा है कि पुलिस ने आपको अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद वो थाने ले गए, थाने लेने के बाद आपको रखा कस्टडी में, हिरासत में, जो भी पूछताछ वगैरह हुई। लेकिन अब क्या है कि पुलिस ने ये, कोर्ट ने ये कहा है कि आपको जो अरेस्ट किया गया है, उस अरेस्ट के कारण आपको बताने पड़ेंगे। हाँ। आपको अरेस्ट के कारण उनको लिख करके देने पड़ेंगे कि भाई इस वजह से, इन आधारों पर हमने आपको अरेस्ट किया है, ये आपके ऊपर एलिगेशन है, एक्यूजेशन इस टाइप का है, ABCD जो भी है, वो आपको इस आधार पे हमने अरेस्ट किया है। हम्म। अब ये सवाल ये है कि ये मसला इतना छोटा सा है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार इसको किस तरह से लिया। करेक्ट। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। संविधान का हमारा एक अनुच्छेद है 22 विद इन ब्रैकेट 1, 22 विद इन ब्रैकेट 1, आर्टिकल 22 विद इन ब्रैकेट 1। इसमें ये कहा गया है, एक सेफ गार्ड दिया गया है कि जब भी आपको पुलिस अरेस्ट करे या कस्टडी में ले, तो आपको उसको एक रीजन बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आपके ऊपर एलिगेशन क्या है। अब हम्म। सवाल यही पे था कि एलिगेशन क्या है वो बताने पड़ेंगे, प्लस जो है ना, आपको क्यों अरेस्ट कर रहे हैं ये एक रीजन बताना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक था। लेकिन अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई आप ये अरेस्ट करेंगे, अरेस्ट करने के बाद उसे अगर आप मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करने जा रहे हैं, तो उस पेश करने से पहले आपको उन्हें सारे रीजन बताने पड़ेंगे। अब मैं एक चीज इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कोर्ट ने ये कही है, जो अंडरलाइन किया है, अभी तक ये था कि आपको मान लीजिए अरेस्ट किया, 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश कर दिया, रिमांड लेने तो रिमांड ली, और नहीं ली तो उसके बाद उनको आपको कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया। ठीक है। लेकिन अब मामला यहाँ तक नहीं है। कोर्ट ने ये कहा है कि आपको अगर कोई भी पुलिस अरेस्ट करती है किसी भी क्राइम में, अंडर एनी एक्ट, किसी भी कानून के तहत, इसमें सिर्फ प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो कानून है उसको छोड़ा गया है। प्रिवेंटिव डिटेंशन में अभी आपको मैं एक बता दूं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन है क्या। कि ये अभी हाल में आपने देखा होगा कि लद्दाख में एक सोनम वांगचुक थे, हम्म। जो पूर्ण स्टेट की मांग कर रहे थे, पूर्ण राज्य की मांग कर रहे थे, उनको पुलिस ने प्रिवेंटिव डिटेंशन में अरेस्ट किया। हम्म। वो केस इन चीजों से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि वो स्टैंड अलोन अलग लॉ है, उस लॉ के तहत उनको अरेस्ट किया जाता है। और उसमें एक अलग प्रोसेस है,
जो प्रोसीजर है वो इसमें अप्लाई नहीं होता। लेकिन बाकी सारे जितने भी, इवन पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, सारे केसेस में कवर होते हैं। और करीब करीब तो सब जो तरह के कानून, चाहे आईपीसी हो चाहे बीएनएस हो, ये सब एवरी कानून, लागू होगा, सब पर अरेस्ट पे लागू होगा। छोटा सा बैकग्राउंड ये है कि एक एक व्यक्ति था, मैं एक व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा। उस व्यक्ति ने, वो बीएमडब्ल्यू कार चला रहा था, और बीएमडब्ल्यू कार चलाते हुए उसने क्या किया, एक स्कूटर को टक्कर मारी। जी। एक स्कूटर पे जो एक व्यक्ति अपनी पत्नी को लेकर के जा रहा था, और उसकी पत्नी की साड़ी जो है उसके स्कूटर, उसकी गाड़ी के बम्पर में फंस गई। और बम्पर में फंसने के बाद भी उस आदमी ने देखा कि वो स्कूटर जो चला रहा था वो तो एक तरफ गिर गया, और वो बम्पर जो है ना, बम्पर में साड़ी फंसने की वजह से वो महिला जो है गाड़ी के बोनट पे आके गिर गई। उसके बाद भी उसने तेज रफ्तार से अपनी गाड़ी को नहीं रोका, और गाड़ी को चलाता हुआ चला गया, ठीक है। जिसकी वजह से उसकी, महिला की डेथ हो गई। दुखद मृत्यु हो गई। जी। और उसके बाद वो वहां से फरार हो गया। हम्म। फरार हो गया। पुलिस ने खैर गाड़ी का वो जो उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह वगैरह था, सारे लोग चश्मदीदों के गवाह वगैरह जो रोड के ऊपर कैमरे होते हैं उनसे निकाला कि ये आदमी व्यक्ति वो है। घर जाके उसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद उसको जेल भेज दिया। अब ठीक है। चूंकि मामला, अब देखिए यहाँ पे समझने की जरूरत है कि मामला ऐसा था कि बिल्कुल फ्लैग्रेंट वायलेशन था ये लॉ का। हम्म। काफी लोगों ने उनको देखा, हम्म। सड़क पर चलते लोगों ने देखा कि एक्सीडेंट हो रहा है, महिला को खींचते हुए ये ले जा रहा है, सब कुछ हुआ। हम्म। तो पुलिस ने ये नहीं, पुलिस को ये था कि भाई इसमें किसी बताने की जरूरत नहीं कि हम इसको अरेस्ट क्यों कर रहे हैं। हम्म। अरेस्ट किया, जेल भेज दिया। जेल शाम को मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया। मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करने के बाद उन्होंने दिखाया मजिस्ट्रेट को, सर ये है मामला, ये। मजिस्ट्रेट ने उनको जेल भेज दिया। ठीक है। ठीक है। लेकिन यहीं पे पेश था, उन्होंने क्या किया उसके बाद, जो आरोपी था, आरोपी ने कहा कि साहब मुझे ये तो बता दी कि अंडर विच प्रोविजन व्हाई आई हैव बीन अरेस्टेड। करेक्ट। तो वो जब उन्होंने नहीं बताया, तो उसके बाद उसने कहा गया, बॉम्बे हाई कोर्ट में गया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा नहीं, आपके ऊपर तो एलिगेशन है, इन्होंने एफआईआर में लिखा हुआ है, सारा सब कुछ आपको बता दिया। हम्म। तो उसने कहा कि नहीं साहब, ऐसा तो नहीं चलेगा। हम्म। देन उसने, उस व्यक्ति ने इस रूलिंग को, बॉम्बे हाई कोर्ट की रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया कि हम्म। साहब मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कि आई मस्ट नो कि मेरे ऊपर आरोप क्या थे, मुझे अरेस्ट क्यों किया गया, हम्म। आधार क्या थे। ठीक है, सब लोगों ने देखा, आपने सारा ये जो 304A का मैटर मेरे ऊपर बनाया है, मतलब 304A में होता है कि नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, करेक्ट। नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर बना करके उसको कर दिया। तो उसने कहा नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, मेरे को बताइए आपकी रीजन क्या है। हम्म। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्स में आर्टिकल 22(1) का हवाला दिया, सीआरपीसी के सेक्शन 50 का हवाला दिया, जो बीएनएसएस में जो नया कानून आया है, बीएनएसएस सीआरपीसी की जगह, उसमें आर्टिकल सेक्शन 47 है, जिसकी उन्होंने हवाला देते हुए कहा कि देखिए इन प्रावधानों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपको अरेस्ट करने के समय मुझे इन्फॉर्म करना होगा, और इट इज ऑब्लिगेशन ऑन यू, ये आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है, आपके ऊपर एक, मैं ऑब्लिगेशन को हिंदी में क्या कहूँ। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने, अगर मैं थोड़ा सा आपकी बात को और अपने दर्शकों के लिए यस, एक्सप्लेन करूं, ये आपको समझने वाली चाहिए है। एक व्यक्ति को करेक्ट, अरेस्ट किया गया था, पुलिस को लगा कि पूरी घटना सबने तो देखी है, हमें बताने की करेक्ट, जरूरत है, इसीलिए हम अरेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आरोपी ने यही बात हाईकोर्ट में उठाई कि साहब मुझे ग्राउंड तो आपने बताया नहीं। अरे वो व्हाट्स एवर ग्राउंड बिल्कुल, आपको पता है, लेकिन मुझे तो बताओगे ना कि आप क्यों अरेस्ट कर रहे हो। बिल्कुल, और मैं हाईकोर्ट ने कहा बिल्कुल। नहीं साहब, नहीं, ये हम नहीं मानेंगे। वो सुप्रीम कोर्ट आ गया, और सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पर सुना, तो आरोपी की तरफ से कहा गया कि संविधान का अनुच्छेद 22 जो मुझे कहता है कि एक तो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट मुझे बताना पड़ेगा, नंबर वन। और नंबर दो चीज, मुझे जो कानूनी सलाह वकीलों द्वारा मिलती है, जो श्याम सुमन सिंह जैसे एडवोकेट साहब, जब कोई आरोपी अरेस्ट होता है तो उसकी कानूनी मदद या उसकी कानूनी सलाह दे सकते हैं। ये संविधान की करेक्ट, व्यवस्था है, ये हमारी करेक्ट। आपकी हाँ, व्यवस्था नहीं है। इसके साथ ही तो मैं, उन्होंने कहा कि जी, सीआरपीसी और बीएनएसएस, जो भारतीय न्याय बीएनएसएस, सुरक्षा संहिता नई लागू हुई है, उसके सेक्शन 47 में भी ये व्यवस्था है। और करेक्ट, यहां तक की व्यवस्था है कि उसको जमानत ये भी बताया जाएगा कि ये जमानती है, गैर जमानती है, जमानती है, यानी कि आपको करेक्ट, पूरा करेक्ट, डिस्क्रिप्शन किया जाएगा। लेकिन यहां ये करेक्ट। नहीं हुआ था। नहीं हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट तो ने इसमें एमिकस क्यूरी अपॉइंट किया, और इस पूरे, सर, हाँ, आरोपी की तरफ से ये तर्क दिया गया, पुलिस की तरफ से क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट में? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि पुलिस की तरफ से ये तर्क दिया गया कि पुलिस ने कहा कि देखिए हमने इनको ओरली, हाँ। मौखिक रूप से इनको बता दिया था कि आपने ये क्राइम किया है। जी।
और मौखिक रूप से जब बता दिया गया है तो उसके बाद उसके आगे हमारी जो ऑब्लिगेशन है वहां पे हमारा समाप्त हो जाता है, जो बताने का, तो इनका अधिकार वहां पे कंप्लीट हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है कि हमने आपको अरेस्टिंग के ग्राउंड बता दिए। दूसरा उन्होंने ये कहा कि जब हमने एक जो सेक्शन 50 ऑफ सीआरपीसी और सेक्शन 47 ऑफ बीएनएसएस प्लस आर्टिकल 22(2) में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि किस मोड के थ्रू इनको ये बताना पड़ेगा, ये ग्राउंड किस मोड के तहत बताने पड़े, मतलब तरीका क्या होगा ये ग्राउंड बताने का। ठीक है। तो इसलिए जब तरीका स्पष्ट नहीं है तो हमने जो इनको ओरली हमारी समझ में जो आया उस वक्त, क्योंकि बिल्कुल मामला गर्म था, सब लोग जान रहे थे, सबको पता था कि इन्होंने ये किया है, तो हमने वो ओरली इनको कन्वे कर दिया था कि आपके इस आधार पर अरेस्ट किया जा रहा है। अब चूंकि इसमें कहीं भी किसी प्रोविजन में ये नहीं लिखा हुआ कि किस मोड के थ्रू इनको बताया जाएगा, तो इसलिए हमारे पास कोई ऑब्लिगेशन बनता नहीं है। लेकिन कोर्ट ने उनका ये कहा कि कोर्ट ने कहा कि ठीक है अब इसको हमें विवेचना करनी होगी, तो उन्होंने पूरे उस केस की विवेचना की और उसके बाद संविधान के जो सेफ गार्ड्स हैं प्लस सेक्शन 50 है, सेक्शन 47 है, वो भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता, उन तीनों के सेक्शनों को आपस में कोर्ट ने मिला करके और समीक्षा की और उसके बाद ये कहा कि नहीं, आपको ग्राउंड ओरली नहीं, आपको लिखित में ग्राउंड देने होंगे। ठीक है। कोर्ट ने फिर उसमें तीन सर सिचुएशन। यहाँ जी हमारे जी दर्शकों को, चूंकि वो जो दर्शक ये जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या था, जो हाई कोर्ट ने नहीं राहत दी थी, सुप्रीम कोर्ट के सामने यस। एक्चुअल क्या क्वेश्चन लॉ ऑफ लॉ था? हाँ देखिए, क्वेश्चन ऑफ लॉ सुप्रीम कोर्ट के सामने ये था कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन। कोर्ट को ने ये कहा कि पुलिस आखिरकार, मान लीजिए हम एक सिनारियो ले लेते हैं, कोर्ट ने उसका भी जिक्र किया है कि कहीं पे कोई मर्डर हो रहा है, वहां पुलिस वाला मौजूद है, उसकी आंखों के सामने मर्डर हो रहा है, अब इमीडिएट उसकी ड्यूटी है कि उस आदमी को अरेस्ट करे। वो उस आदमी को अरेस्ट करता है, अरेस्ट करने के बाद उसको थाने ले आता है, उसको वो ओरली बताया दे। अब उसको बताने की, आपको लगता है कि उसको बताने की जरूरत है कि उसको, हमें भाई तुमको इस आधार पे ये सेक्शन है, हम इस तरह से हम इसको अरेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन भी आ जाती है कई दफा कि जो मतलब फ्लैग्रेंट कोई वायलेशन। एक भीड़ है, तमाम लोग उसमें हाँ शामिल हैं, वो पेट्रोल बम किसी पे मार रहे हैं और पुलिस जाके उन्हें अरेस्ट करेक्ट। करती है, तो अरेस्ट का आधार हाँ, तो उस समय थोड़ी ना बताएगी। उस समय कैसे बताएगी। करेक्ट। दूसरी चीज, कोर्ट ने ये भी एक एग्जांपल लिया कि मान लीजिए कि एक आदमी को आपने सेक्शन 41A का नोटिस दिया हुआ है, मान लीजिए कोई क्राइम हो गया, उस क्राइम में सेक्शन में पुलिस क्या करती है, पहले नोटिस देकर के आदमी को पूछताछ के लिए बुलाती है। पूछताछ के लिए बुलाई गई और पूछताछ के दौरान इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को लगा कि इस आदमी ने के पास कुछ इंफॉर्मेशन है, ये क्राइम में इन्वॉल्व है। अब नाउ पुलिस को उसे को अरेस्ट करना है वहीं पे। 2 घंटे 3 घंटे पूछताछ के बाद पुलिस को लगा कि मुझे इसको अरेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये आदमी इन्वॉल्व है। अब क्या सिचुएशन होगी। तो कोर्ट ने कहा कि इसमें भी यही सिचुएशन होगी कि आपको एक बार तो उसको ओरली कर दीजिए, दूसरा वो आपकी कस्टडी में ऑलरेडी है, तो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन एक और ज्यादा बनता है कि आखिरकार आपने एक तो एक जनरली एक इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बुलाया था और उसके बाद आपको लगा कि ये तो आदमी क्राइम में इन्वॉल्व है, तो उसके बाद आपकी ड्यूटी तो और भी ज्यादा हैवीली कास्ट होती है आपके ऊपर कि आप इसको प्रॉपर तरीके से सारे रीजन बताएं। तो रीजन लिखित में बताएं। अब मान लीजिए कि आप ऐसी पोजीशन में नहीं है कि लिखित में बताने की पोजीशन में नहीं है, तो आप उसको, अब इसमें देखिए छोटा सा एक, इसमें एक छोटा सा इंप्रूवमेंट है। इंप्रूवमेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है और छोटा भी है। कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अगर आप इसको नहीं बता पा रहे तो आप उसको जब मजिस्ट्रेट के आप पेश करते हैं अगले दिन या जब भी 24 घंटे जैसे भी बीतते हैं आपके, उन 24 घंटे में जो ट्रेवल टाइम है कोर्ट से लेकर के और थाने तक के बीच का जो टाइम होता है, उस टाइम को एक्सक्लूड किया गया है। मान लीजिए 6 घंटे लग गए तो 24 और 6 30 हो जाएंगे, तो 30 नहीं माने जाएंगे, वो 24 ही माने जाएंगे। ट्रेवल टाइम को एक्सक्लूड किया गया। तो आपने 30 घंटे के बाद उसको वहां पे मान लीजिए 24 घंटे के बाद पेश किया, तो उस घंटे में आपको मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करने से पहले 2 घंटे पहले, प्रायर टू 2 आवर्स, प्रायर टू मतलब प्रेजेंटिंग हिम बिफोर द मजिस्ट्रेट, आपको 2 घंटे पहले उसको सारे लिखित में सारी चीजें आपको उसको बतानी पड़ेंगी। अब यहाँ पे सवाल आता है कि लिखित क्यों। कोर्ट ने कहा कि देखिए लिखित इसलिए कि क्योंकि वो व्यक्ति, एक संविधान में 22A में एक जो 22(2) में जो प्रोविजन है कि उसको डिफेंड डिफेंड टू हिमसेल्फ, सेल्फ डिफेंडेंट, उसका एक राइट है, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है संविधान में कि हर आदमी को अगर उस पर कोई एक्यूजेशन लगी है तो उसको सेल्फ डिफेंड करने का राइट है, लीगल काउंसिल हायर करने का अधिकार है, लीगल एड लेने का अधिकार है, जिससे कि 2 घंटे पहले
वकील को एक हायर करके वो बता दे कि भाई मेरे ऊपर ये एलिगेशन है, प्लीज आ जाइए और मुझे जरा डिफेंड करिए तो कोर्ट में। हमारे हमारे दर्शक जो श्याम सुमन सिंह साहब बात कह रहे हैं उसको दो पॉइंट को आप समझ लीजिए। एक तो वो कह रहे जी हैं लिखित में बताना है, और साहब बाई द वे आप लिखित में नहीं बता पाए तो कोई बात नहीं। संविधान कहता है किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाएगी तो 24 घंटे के अंदर कोर्ट के सामने पेश कर देना है। तो करेक्ट। 24 घंटे मान लीजिए कि 22 घंटे खत्म हो चुके हैं, तो आप जी 22वें घंटे पे जाकर उसको लिखित में आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि 24वें घंटे में आप पेश कर रहे हैं उसे। तो कम से बिल्कुल, कम दो दो घंटे घंटे पहले। पहले। इसलिए जी भी अब आगे वो ये कह रहे हैं कि इसका मकसद क्या है। मकसद साफ तौर पर यह है कि संविधान ने हर व्यक्ति को मौलिक अधिकार दिए हैं, कितना भी किसी ने करेक्ट। अपराध किया हो, कितना भी किसी ने अपराध किया हो, लेकिन उसके अधिकार ये है कि साहब उसको अपना डिफेंड करने का अधिकार है ना, अपने वकील से बात करने का बिल्कुल अधिकार। अब जब पता ही बिल्कुल। नहीं है मुझे, आप ईडी पीएमएलए के बहुत से मामले सुनते हैं जहां जाते हैं उठा लाते हैं जाके, परिवार से बात भी नहीं करने देते हैं, फोन काट देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो एक आदमी क्या करेगा जब उसके घर में ईडी के अधिकारी घुस जाएंगे और उसे उठा के गाड़ी में पटक देंगे, तो ना घर वालों को कुछ पता, ना वकीलों को कुछ पता। तो ये क्या, ये न्याय नहीं है ना। इसीलिए बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो एग्जैक्टली। घंटे का रूल भी लागू होगा अगर आप बाई द वे नहीं बिल्कुल बता पा रहे। बताना तो आपको बिल्कुल तुरंत है और लिखित में बिल्कुल। है। अब मैं इसमें एक जी छोटी सी जी चीज और आगे जोड़ूंगा। जी। अब 2 घंटे हो गए। हम्म। 2 घंटे के बाद पुलिस ने मान लीजिए बता दिया, और मान लीजिए पुलिस ने 2 घंटे के बाद भी नहीं बताया और सीधे उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया। करेक्ट। अब क्या होगा? अब हाँ देखिए, पहले इससे पहले क्या है कि मान लीजिए 2 घंटे के बाद उसको, 2 घंटे पहले उसको बता दिया और उसने अपने अधिकार ले लिए और उसके बाद उन्होंने वकील हायर कर लिया, सब कुछ हो गया। लेकिन अगर पुलिस ऐसा नहीं करती है, सीधे जाकर के मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर देती है और उसके बाद फर्दर रिमांड लेती है उसकी, या उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजना होता है। अब कोर्ट ने एक कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह से अगर कोर्ट के सामने पेश किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट को ये ड्यूटी होगी कि तुरंत उसको बेल पर रिहा करे। हम्म। अब ये अब पॉइंट सवाल यहाँ पे, समझने वाला है। हाँ, ये अब उन मैं हजारों इसलिए इसको लाखों सब, वकील साहबों के लिए भी समझने वाला है जो श्याम सुमन सिंह साहब सम बता रहे हैं। जी बिल्कुल उन्होंने बताया बिल्कुल। कि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट अगर बाई द वे नहीं दिए गए लिखित में, तो आप लिखित में जाइए और मजिस्ट्रेट क्या कहिए कि साहब ये सुप्रीम कोर्ट का माननीय मुख्य न्यायाधीश का आदेश है, नहीं हमें नहीं नहीं, ग्राउंड मैं ऑफ यहाँ पे अरेस्ट आपको नहीं मिले। रोकूंगा, नहीं विप्लव, मैं जी। यहाँ पे आपको रोकूंगा। हाँ सर उनको सर। वो भी दिखाने की जरूरत नहीं है, हाँ करेक्ट। क्योंकि कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो जजमेंट है हाँ पिछले हफ्ते का, इस हाँ जजमेंट की कॉपियां हाँ सारे चीफ सेक्रेटरीज को, हर स्टेट के चीफ सेक्रेटरी को प्लस लोकल थानों को, सबको भेजी गई है ये कॉपी। हाँ 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 और हाँ। मजिस्ट्रेट्स को, सारे मजिस्ट्रेटों को अक्रॉस द इंडिया, हम्म, सबको ये भेजा गया है कि इस कॉपी को पढ़िए और इस कॉपी के अकॉर्डिंगली आप एक्ट करिए। हम्म, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है, हम्म। संविधान के आर्टिकल 141, करेक्ट। 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट का आदेश एक लॉ बन जाता है। तो हम्म। नाउ दिस इज द लॉ, कि अब जो है ये कानून है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के, अगर पुलिस आपको अरेस्ट करने के बाद कारण का हवाला नहीं देती है या लिखित में कारण आपको नहीं बताती है, और इसके अलावा एक दूसरी स्टेज में कि आपको मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करने से पहले 2 घंटे पहले आपको कारण नहीं बताती है लिखित में, वो आपको लिखित में देने होंगे। ये आईओ की ड्यूटी है, पुलिस की ड्यूटी है कि वो आपको वो लिखित में कारण दे। और उसके बाद अगर वो नहीं देती है और आपको सीधे मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश कर देती है, तो मजिस्ट्रेट को उसको इमीडिएटली उसको बेल पर रिहा करना होगा। सर मैं अब आपकी यहाँ बात। पे पुलिस के लिए इन्होंने एक छोटी सी सेविंग ग्रेस रखी है कि हम्म। मान लीजिए अगर पुलिस ने उसको इमीडिएटली रिहा करेंगे, उसके बाद पुलिस ने कहा कि यार ये तो गलती हो गई है, हम्म। तो पुलिस फर्दर रिमांड के लिए एक एप्लीकेशन अलग से लगा सकती है उसके लिए, हम्म। कारण देते हुए। फिर हम्म। उसका रीजन उसको बताना पड़ेगा जिसको भी हम दे रहे हैं, जो हम्म। इसको उन्होंने अरेस्ट किया है। हम्म। तो वो एक प्रोसेस वहां पे पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा सेफ गार्ड है। हम्म। और कॉमन आदमी के लिए मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा फैसला अभी हाल के दिनों में नहीं आया है। हाँ नहीं आया, और इसलिए भी नहीं आया, आप देखिए बहुत से मामलों में क्या होता था हमारे यहाँ देश में। देखिए कहते हैं वर्दी, और बहुत सी किताबें फिल्में बनी हैं कि साहब वर्दी वाला गुंडा। तो पुलिस किस तरह नाजायज करती है ये, ना ने, कोई नेता इससे छूटा है ना जुडिशरी छूटी है, कोई नहीं छूटा है। वो सब जानते हैं करेक्ट। कि ये क्या करते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जब ये आदेश दिया तो उसके पीछे की आप मंशा को समझो। उसके मंशा ये है कि एक व्यक्ति को आर्टिकल 21 के तहत जो अधिकार प्राप्त हैं, आपको कुछ मूलभूत अधिकार बिल्कुल मिले हैं और उन्हीं बिल्कुल अधिकारों में शामिल हैं
बिल्कुल। आप मुझे ले तो जा रहे हो अरेस्ट करके, लेकिन मुझे कारण भी आप नहीं बताओगे। और मैं साहब साहब पहले ये श्याम सर, ये जो बात आपने कही कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सब जगह नीचे और ऊपर सब चीफ सेक्रेटरी अदालतों में सब ऑर्डर को भेजो, साहब बहुत आदेश निकलते हैं सुप्रीम कोर्ट के, माफ कीजिएगा, बिल्कुल। विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ ऑल जुडिशरी, ना बिल्कुल। मान रहे हैं वो नहीं, नहीं मान इसमें रहे। बिल्कुल आप, इसीलिए मैंने बिल्कुल कहा मैं, कि एडवोकेट साहब भी अगर आपके इस वीडियो को देख रहे हैं, साहब ऑर्डर की कॉपी निकालिए और रख दीजिए सामने कि साहब आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है हमें नहीं पता, लेकिन सुप्रीम बिल्कुल कोर्ट ठीक की बात। ये गाइडलाइन आई है, और मेरे नहीं, क्लाइंट को मैं जो मैं उठा के पुलिस मैं ले आई है, कोई रिटर्न ग्राउंड नहीं दिया है, नहीं, मैं इसलिए बिल्कुल आपको ठीक रिहा बात है, करने क्योंकि की मैं, जिम्मेदारी है। नहीं, करेक्ट। आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बता रहे हैं कि जी प्रैक्टिकल जो अदालतों के सामने होता है, क्योंकि अदालतें ऑलरेडी काम के जी बोझ से दबी हैं, आपको पता ही जी है। जी जी। और लेकिन हुआ क्या है विप्लव, इस केस में मैं ये बताना चाहूंगा कि जो आजकल जो अभी जो ये जो आप बता रहे हो, ठीक है, बहुत सारी चीजें फॉलो नहीं होती हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, उन जजमेंटों को इस तरह से प्रेषित किया जाता है, इस तरह से कम्युनिकेट किया जाता है कि हर मजिस्ट्रेट, इवन जो सबसे लोअर लेवल का मजिस्ट्रेट है, वहां तक ये चीज पहुंच जाती है। हम्म जुडिशियल एकेडमीज है, इसके अलावा डेली सर्कुलर चलते हैं हम्म बाकायदा। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, वो सारे जजों को बुला करके ब्रीफ करते हैं कि भाई इस तरह का फैसला है, इस फैसले को हमने इस तरह से फॉलो करना है। अब करेक्ट। वो जैसे ही वो पेश करेगा मजिस्ट्रेट कोर्ट के यहाँ, तो तुरंत उसको पहले ही पता लगेगा, भाई इसमें तुमने इनको बता दिया, पूछते हैं वो कहे उससे कि भाई तुम्हें पता लग गया है, तो कहा नहीं साहब मुझे नहीं पता। भाई हम्म तुमने बता दिया, आइए साहब ये झूठ तो नहीं कह रहे हैं? नहीं हम्म। सर, वो थोड़ा, बस वही वो समझ जाएगा कि इनको कारण लिखित में नहीं दिए गए, और इमीडिएटली विल बी रिलीज ऑन बेल। करेक्ट करेक्ट। तो ये तो मेरे को नहीं समझ, मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई कहीं तरह की एम्बिग्यूटी है। प्रैक्टिकल तो एस्पेक्ट क्या होगा, मतलब वो जो रिटर्न बनाएगा, मेमो बनाएगा, वो बकायदा साइन होगा आरोपी का भी। साइन करके बकायदा अपनी, अपने साइन के तहत, अंडर ही साइन, वो देगा उसको कि सर ये आपके अरेस्ट है, हम आपको इस तरह से अरेस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं देगा, लिखित में उसको देने पड़ेंगे, और कोर्ट को उसको प्रूफ देना पड़ेगा, सर मैं इसको लिखित में मैं आदेश जो ये है, थोड़ा सा ये हमारे अरेस्टिंग के रीजन। आम दर्शकों के लिए एक्सप्लेन कर दीजिए। एक व्यक्ति जो 420 467 68 71 के मुकदमे में फंस गया, अब उसके घर पे ठीक है। अगर बाई द वे पुलिस आई हो रही है अरेस्ट करने, तो अब थोड़ा सा बताइएगा ये प्रैक्टिकल किस तरह पॉसिबल होगा ये। देखिए, हाँ मैं बताता हूँ आपको। अभी आपने कहा कि मान लीजिए ये जो सेक्शन आपने बताया, इन सेक्शन के अधीन उनको अरेस्ट किया गया, हम्म पुलिस उनको ले गई, हम्म। है ये बेलेबल ऑफेंस है, तो पुलिस क्या करती है, उनको बताएगी कि भाई हम आपको इन तो ऑफेंस के साहब तहत अरेस्ट कर दरवाजे रहे से हैं। शुरू करिए सर, श्याम सर, अगर मार्केट पुलिस से, दरवाजे जी पे ठीक पहुंच है, गई है तो वहां से शुरू करिए। हम दरवाजे से पहुंचने शुरू कर लेते हैं। देखिए, दरवाजे तक पहुंचने की प्रोसेस क्या है कि दरवाजे तक पहुंचने का मतलब अरेस्टिंग नहीं है। हम्म एक चीज और ये मान लीजिए, पहली चीज ये है कि अगर उस केस में एफआईआर ऑलरेडी हो चुकी है, हम्म तो पुलिस क्या करती है कई दफा जो ना कि कौन कौन इन्वॉल्व है उनको लेकर के आती है। ठीक अगर है। वो ऑलरेडी नामजद है व्यक्ति, तब हम्म तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो उसको बताना पड़ेगा कि भाई आप इसमें जो है ना नामजद है, तो आप आइए और आपको हम अरेस्ट करके ले आ रहे हैं। ठीक है। वहां पे अगर उसको ओरली कन्वे करेंगे पहले वो, कि भाई आपको ये रीजन है, आपने उस आदमी को चीट किया था, सब कुछ ऐसा है, हमारे पास आधार है, एविडेंस है, तो हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं। हम्म। अरेस्ट कर लिया। अब वहां पे अरेस्ट होना अभी तो ओरली बताया, मैंने बताया नहीं कि पुलिस के पास बहुत सारे काम होते हैं, तो जरूरी नहीं कि वो आदमी पेन कलम लेके घूम रहा हो उस टाइम पर बता दे, उसको पूरा फर्रा बना के दे दे कि भाई ठीक है आपके रीजन है, मैं आपको इसलिए अरेस्ट कर रहा हूँ। करेक्ट। वो उसको थाने ले जाएगा, वहां उसका मेडिकल मेडिकल कराएगा, सब कुछ करेगा, उसके बाद उसको प्रोडक्शन के लिए अगले दिन मजिस्ट्रेट के यहाँ तैयार करेगा। तब तक वो अपना वो एक डायरी भी बनाएगा, मेमो बनाएगा। उस मेमो के दौरान फिर वो उसमें चीजें उसमें कल आउट करेगा कि कितने आधार पे मैं इसको अरेस्ट कर रहा हूं। वो हम्म आधार उसको सप्लाई करने हैं। अगर वो आधार उसने उसको सप्लाई नहीं किए, हम्म तब ये मुकदमा, ये जो लॉ है हमारा, ये लॉ कम्स इनटू प्ले, ये हम्म इन्वोक होगा। फिर वो बताया जाएगा कि भाई मुझे तो बताया ही नहीं। हम्म जैसे ही वो मजिस्ट्रेट के यहाँ लेके जाएंगे, मजिस्ट्रेट देखेगा कि भाई, पूछेगा उनसे, आप बताइए आपको अरेस्ट किया है, आपको पता लग गया आपको क्यों अरेस्ट किया है? बोला हम्म साहब मुझे नहीं पता। हम्म अगर वो कहेगा ठीक है सर इनके खिलाफ एफआईआर है, बोला एफआईआर इज ओके, लेकिन आपने इसको ये बताया कि मैं क्यों अरेस्ट कर रहा हूँ, हम्म। लाइए आप, कहाँ आपने अब इनको ये इन्फॉर्म किया, किस तरह श्याम इन्फॉर्म सर, ये किया? तो बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं, ये हमारे दर्शकों को समझनी पड़ेगी, ये बहुत बड़ी बात है। केवल उस बिल्कुल। आरोपी के पक्ष में नहीं है, ये जी जजमेंट पूरी जुडिशरी के पक्ष में भी है। ये बिल्कुल। उनको भी बिल्कुल डायरेक्शन है कि आपको भी पूछना है साहब, करेक्ट। आपको अरेस्ट बिल्कुल। करते समय
अरेस्ट करते समय जब पुलिस लेके आई थी, जो मजिस्ट्रेट साहब पूछेंगे तो आपको रिटर्न बिल्कुल ग्राउंड दिए उन्होंने? आप कहेंगे साहब करेक्ट। नहीं दिए, तब मजिस्ट्रेट का रोल शुरू होगा एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। ये तो बहुत बड़ा फैसला बिल्कुल है, ये बहुत बड़ा एग्जैक्टली फैसला है। तो ये एग्जैक्टली ये मैं जरूरी नहीं है कि आरोपी या उसका वकील ही कोर्ट में ये बात रखे। जी। बिल्कुल ये मजिस्ट्रेट के ऊपर भी एक ड्यूटी आयद की गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि मजिस्ट्रेट को, इसीलिए ये फैसला, देखिए फैसला भेजने का एक रीजन होता है, और जब सुप्रीम कोर्ट किसी फैसले को भेजता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये फैसला अक्रॉस द बोर्ड सब जगह इक्वली अप्लाई होना चाहिए। करेक्ट और करेक्ट। इक्वली अप्लाई कैसे होगा? जब सबको पता लग जाए। और मान लीजिए वहां पे कई दफा विप्लव आपने देखा होगा, कई दफा जो कुछ अशिक्षित लोग भी होते हैं जिनको अरेस्ट करते हैं, हाँ कुछ करेक्ट। लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कानून का किसी चीज का, गांव के लोग हैं या कहीं के ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ नहीं पता, तो वहां पे वो मजिस्ट्रेट खुद ही उनसे पूछेगा कि भाई आपको बता दिया उन्होंने? हाँ श्याम सुमन सर, ये तो आपने बताया कि ग्राउंड वगैरह, एक बात सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कही कि आप जिस आरोपी को अरेस्ट कर रहे हैं उसकी लैंग्वेज में, यानी कि हिंदी भाषी है तो हिंदी लैंग्वेज में, पंजाबी है तो पंजाबी में, अगर कन्नड़ का व्यक्ति है तो उसे उसकी रीजनल लैंग्वेज में, या अन्य, हमारे यहाँ बहुत विविधताएं हैं, बहुत सी भाषाएं हैं। अब मुझे थोड़ा सा आप इस बताइए कि ये जो लैंग्वेज आम जो लैंग्वेज उसकी बोले जाने वाली है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, नंबर वन। नंबर दो चीज, एक व्यक्ति अगर हम उदाहरण के तौर पर, अगर उत्तर प्रदेश में अपराध करता है और वो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, उसे केवल बांग्ला आती है, उत्तर प्रदेश पुलिस को या तो वो हिंदी में दे सकती है या अंग्रेजी में दे सकती है, और वो आदमी कहता है कोर्ट के सामने ना मुझे अंग्रेजी आती ना हिंदी आती है, तो अब ये बांग्ला लैंग्वेज कहां से ले, इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने कुछ क्लेरिफाई किया है अपने जजमेंट में? देखिए ऐसा है विप्लव कि ये आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न बताया कि हुआ क्या है कि कोर्ट ने ये तो जरूर कहा है कि उसको उसी भाषा में बताया जाएगा, और बड़े मैंडेटोरीली, हम्म। मतलब एक तरह से ये आदेश है कि उसी भाषा में उसको लिख करके वो रीजन देने होंगे जिस भाषा को वो समझता है। करेक्ट। अब सवाल जैसे कि आपने एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन लिया है कि मान लीजिए वो बंगाल का व्यक्ति यूपी में क्राइम करता है, यूपी में उसको पुलिस अरेस्ट करती है लखनऊ में, और हम्म। लखनऊ में अरेस्ट करने के बाद उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है, और अगले दिन वो कहता है कि साहब आमी जाने ना, मेरे को तो कुछ नहीं पता, मुझे बताइए क्या ग्राउंड है, करेक्ट। या तो इन्होंने मुझे बांग्ला में तो बताया नहीं है, हम्म। हिंदी में, हिंदी मेरे को आती नहीं है, हम्म। हिंदी में उतनी समझता नहीं, तो मुझे बांग्ला भाषा मेरे को आती है, बांग्ला भाषा में लिख कर बोल सकता हूँ। हम्म। अब सिचुएशन है यहाँ पे, हम्म। मैं पूरे जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को फोर्स ही नहीं किया है, और हो सकता है कि आने वाले समय में इस बारे में एक करेक्ट। एक व्यवस्था देनी होगी। या हम्म। तो कोर्ट, अब एक चीज जिसमें मैं एक जो समझता हूँ कि कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन जरूर आएगा कहीं ना कहीं, हम्म। बिल्कुल आएगा, क्योंकि मान लीजिए यूपी का रहने वाला व्यक्ति हम्म। तमिलनाडु में काम करते हैं, बहुत सारे लोग माइग्रेंट वर्कर जाते हैं इधर से उधर जाते हैं, जी। अगर मान लीजिए उसको तमिलनाडु में अरेस्ट किया गया, वो हम्म। तमिल भाषा में बात करेंगे, हम्म। तमिल भाषा ही बोलेंगे, ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी बोलेंगे। हम्म। और वो व्यक्ति जो एक बिल्कुल ठेठ गांव से गया है यूपी के, उसको सिर्फ हिंदी के अलावा कुछ नहीं आता है, तो वो हम्म। कहेगा साहब मुझे तो हिंदी आती है, आप हिंदी में मुझे बता दीजिए, हिंदी वहां पे बोलते नहीं है। हम्म। सिचुएशन हो जाएगी यहाँ पे, हम्म। कैसे होगा? तो उस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में, मुझे दिखाई नहीं दिया कहीं पे कि सुप्रीम कोर्ट ने टच किया है कि भाई इस तरह से अगर उसकी, जो आपने ये कहा है कि ये जो उसकी भाषा में, जिस भाषा को वो समझता है उसी में उसको अरेस्टिंग के ग्राउंड देने होंगे, तो ये कैसे फुलफिल होगा ऑब्लिगेशन इन चलिए। सिचुएशंस में कि वो व्यक्ति हम्म। बंगाल में है या तमिलनाडु में है, हम्म। डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप का है, तो कैसे? हाँ तो करेक्ट है। या तो पुलिस हम को तो कोई इसमें कोई रीजनल लैंग्वेज मैकेनिज्म वाले ढूंढ, में तो लागू है कि उत्तर प्रदेश वाला, उत्तर प्रदेश का आदमी उत्तर प्रदेश में अरेस्ट हो रहा है तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने बता दिया, कोई पश्चिम प्रॉब्लम बंगाल का नहीं है। आदमी बंगाल में अरेस्ट हो रहा है तो उन्होंने बांग्ला में बता दिया, या तमिलनाडु बिल्कुल का आदमी तमिल में है तो उसको बता दिया। लेकिन गैर प्रांतीय अगर है, गैर भाषाई है, और वो व्यक्ति कहता है कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, और ये कोई मैंडेट तो है नहीं ना, संविधान का कहीं लिखा है कि आपको अंग्रेजी आनी ही चाहिए। अगर मान लीजिए एक मध्यस्थ भाषा भी ले ली जाए कि साहब अंग्रेजी तो मोर एंड लेस हर जगह स्वीकार्य है, तो हम इंग्लिश में बता दें, अब वो अगर ये ग्राउंड लेता है कि मुझे तो इंग्लिश नहीं आती है, तो नहीं उस आती है। कंडीशन में क्या करेंगे? तो हालांकि लॉ अपने आप को सर डेवलप करता ही रहता है, निश्चित रूप से अलग अलग मामले आते हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तो मंशा यही है कि साहब नहीं तो उनकी ये भाषा में। क्वेश्चन मैं हाँ। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्वेश्चन अभी भी ओपन है।
कि ये इस तरह से अगर इंटर स्टेट क्राइम होता है, अगर एक स्टेट दूसरी भाषा का व्यक्ति दूसरी स्टेट में चला जा करके असम में या बंगाल में कहीं पे जाके, यूपी का या इधर के व्यक्ति एक दूसरी स्टेट पे जाते हैं, वहां पे भाषा को वो उस तरह से उसके जो नुआंसेज नहीं समझते हैं, तो उनको कैसे कम्युनिकेट किया जाएगा, ये क्वेश्चन एक रहेगा आने वाले समय में। करेक्ट। और हो सकता है ये इसी आधार पे ये क्वेश्चन दोबारा सुप्रीम कोर्ट में एक क्लेरिफिकेशन के लिए जाए, ये मुझे ऐसा लगता है कोई कि नहीं, हो सकता लॉ, है। मैंने कहा लॉ अपने आप को डेवलप करता रहता है। जहां पहले जी, तो साहब आधार ही नहीं बताते थे, तो सुप्रीम कोर्ट करेक्ट, का आधार बताइए, उन्होंने कहा आधार बताइए, मौखिक नहीं चलेगा, अब लिखित में बताइए। और सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल ने ये भी कहा कि वर्नाकुलर लैंग्वेज में बताइए, यानी कि उनकी प्रांतीय बिल्कुल भाषा में बताइए। तो डेवलप बिल्कुल, कर रहा है अपने आप में लॉ, तो हो सकता है आगे इस एग्जैक्टली, पॉइंट को भी डेवलप करें। जी, बहुत इंपॉर्टेंट निश्चित रूप से ये फैसला रहा, जिस पर श्याम सुमन सर आपने बहुत ही बढ़िया प्रकाश डाला। जो भी लोग, जो भी व्यक्ति इस तरह की पुलिसिया कार्रवाई का शिकार हैं, और बहुत बड़ी बात आपने बताई, इस जजमेंट का केवल आरोपी ही नहीं, वो मजिस्ट्रेट पर भी एक वो है कि वो पूछे ड्यूटी है कि आपको मजिस्ट्रेट, अरेस्ट का, आपको लिखित में मिला है कि नहीं मिला है, और नहीं मिले एब्सोल्युटली, हिसाब से आप कार्रवाई करें। श्याम सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका लीगल रिपोर्टर बात करने। नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।